हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने ये सीखा था कि ऑफबाउ सिद्धांत और N+L का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हमारी मदद करता है। आज के वीडियो में हम बाकी के 3 नियम पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्णतः सही लिखने में हमारी मदद करेंगे। तो इसमें पहला है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अब पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो है ये कि हमें क्या बताता है, देखिए कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी आपस में समान नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम 4 क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, इसके अलावा चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, और ये क्वांटम संख्याएं हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो इन चारों की जो वैल्यूज़ हैं, चारों के जो मान हैं, एक तत्व के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी आपस में समान नहीं होंगे। हाँ, 3 मान जो हैं वो समान हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक क्वांटम संख्या जो है वो अवश्य जो है वो इसमें अलग होगी, भिन्न होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यानी कि अगर n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान सेम हो गया, या m का मान और l का मान, 3 जो मान हैं वो समान आ जाएं, तो s के मान जो हैं वो कभी भी समान नहीं होंगे। ठीक है, जैसे तीसरा पॉइंट आप देखिए कि इस नियमानुसार एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है और 2 भी वो विपरीत चक्रण में ही होंगे। जैसे देखिए ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और दोनों के जो तीर के निशान है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसका मतलब ये है कि उनका जो चक्रण है वो विपरीत दिशा में हो रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन दूसरा इसी के अंदर एग्जाम्पल देखो जिसके अंदर चक्रण एक ही दिशा में है। अब चक्रण अगर एक ही दिशा में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, क्योंकि एक ही दिशा में चक्रण होने से इसकी क्वांटम संख्या जो है, चक्रण क्वांटम संख्या, उसके मान जो है क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यही पाउली का अपवर्जन नियम हमें समझाता है कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होंगे। 3 क्वांटम संख्याएं अगर एक जैसी हो जाएं तो फिर जो चौथी क्वांटम संख्या है वो कभी भी एक जैसी नहीं होगी। इसी नियम को हम ये ऐसे भी बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण क्वांटम संख्या या जो स्पिन है वो आपस में अगर वो एक ही कक्षक में भरे जा रहे हैं तो वो कभी भी आपस में समान नहीं होगी। यानी कि एक ही चक्रण में भरे जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक ही दिशा के अंदर चक्रण नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखिए यह नियम हाइड्रोजन परमाणु में नहीं समझाया जा सकता क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए इसको जो है वो उस पर अप्लाई ही नहीं होगा ये। फिर देखिए हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन या परमाणु हैं, अतः इस नियम के अनुसार हीलियम के पहले व दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान इस प्रकार होंगे। तो देखिए हीलियम का पहले आप विन्यास लिख लीजिए, 1s2 आएगा, तो 1s2 के हिसाब से जो n का मान है वो 1 आएगा, l के मान 0 आएंगे, m के मान 0 आ जाएंगे। लेकिन जब आप चक्रण क्वांटम संख्या को देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ आएगा और दूसरे के लिए -½ आएगा। यानी कि 3 क्वांटम संख्याएं आप देख रहे हैं कि इसमें सेम हो गई हैं, n भी सेम है, l भी सेम है, m भी सेम है, लेकिन जो s है वो सेम नहीं है। इसका मतलब कि चक्रण कभी भी एक जैसा नहीं होगा एक ही कक्षक में भरे जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, इस नियम की सहायता से किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद में जो दूसरा नियम आता है वो है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, या हुंड का बहुलकता का नियम इसको कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे px, py, pz या फिर d कक्षक जो हैं, तो वे तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। ठीक है, अतः युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह व्यवस्था अधिक स्थायी होती है। इस व्यवस्था में अंतः इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण नहीं होता। सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान होता है, जैसे px, py, pz, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है इनका जो चक्रण होगा वो समान होगा। ठीक है,
मतलब ये हुआ कि अगर समान ऊर्जा वाले अगर कक्षक हैं, जैसे कि पी कक्षक का इसने उदाहरण लिया है, पी कक्षक 3 होते हैं, आपको पता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। तो पी कक्षक जो हैं, जब हम उनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हुंड का बहुलकता का नियम ये कहता है कि भाई सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद में जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो बाद में फिर पहले के साथ आएगा, ठीक है ना। मतलब युग्मन जो है वो नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी सत्संग में या कहीं पे कोई धार्मिक मेले के अंदर लंगर चलता है, तो जब वो उनको खाना खिलाते हैं पंक्ति के अंदर बिठाकर, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे 50 आदमी एक लाइन में बैठे हैं, तो सबको पहले क्या किया जाता है, जैसे एक एक रोटी सबको दे दी जाती है। ऐसा तो नहीं होता भी जो पहले फर्स्ट नंबर पे बैठा है उसको पहले 6 रोटियां दे दी और उसके बाद में जो है दूसरा है उसको उसके हिसाब से पहले दे दी, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, सबको बराबर बराबर संख्या में, उदाहरण के तौर पे हम ऐसा मान लेते हैं कि सबको पहले एक एक रोटी जो है वो दी जाती है। उसके बाद में जैसे पूरी लाइन खत्म हो जाती है, तो फिर 50 आदमियों के को एक एक रोटी देने के बाद में फिर पहले वाला जो होता है उसको फिर वहां से दोबारा शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेम ही इसके अंदर है। इसमें क्या है कि भाई क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे और फिर दोबारा पहले वाले से फिर युग्मन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हुंड का बहुलकता का नियम है, ठीक है भाई। इस नियम के अनुसार अर्धपूर्ण यानी कि P3, D5 और F7 और पूर्ण भरे कक्षक P6, D10 और F14 अन्य आंशिक भरे कक्षकों की अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें एक सिमेट्री पाई जाती है। अतः D4S2 के स्थान पर D5S1 और D9S2 के स्थान पर D10S1 अधिक स्थायी होंगे, ठीक है। तो ये भी हुंड का ही बहुलकता का नियम है। इसके अंदर भी क्योंकि P3, D5 और आधा भरा कोई सा भी कक्षक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हैं या फिर पूरे भरे हुए हैं, तो वो क्या होगा, स्थायी होगा। हुंड का बहुलकता का जो नियम है वो एस कक्षकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही कक्षक होता है, ठीक है। तो एक ही कक्षक है तो इसमें बराबर ऊर्जा वाले कोई एक से ज़्यादा कक्षक है नहीं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही कक्षक में बारी बारी से भर दिए जाते हैं। इनमें भरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए, अतः ये नियम P1, D1 और F1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी लागू नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट इसका पॉइंट आ जाता है कि अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों की स्थायीकरण ऊर्जा अन्य विन्यास की अपेक्षा अधिक होती है, इस कारण इनका स्थायित्व जो है अन्य कक्षकों से अधिक होता है, ठीक है। तो स्थायीकरण ऊर्जा जो है वो होती है विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। अर्धपूर्ण यानी कि P3, D5 और F7 के जो विन्यास है, या फिर P6, D10 और F14 के अधिक जो विन्यास है, ये स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, या स्थायित्व सिमेट्री पाए जाने की वजह से इसके अंदर स्थायित्व पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षक अन्य अंश भरे कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो उसके कारण जो है वो ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के वितरण में सममिति होती है और इनकी विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होता है, ठीक है। तो ये जो है 3 नियम आज हमने पढ़ लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला नियम जो था वो हमने पढ़ा था आहबाउ का सिद्धांत। तो आहबाउ सिद्धांत के अंदर हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से वो गोले बनाकर और उनके अंदर 1s 2s कक्षक जो हैं वो लगाकर और उनके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे। फिर उसके बाद में n+l का नियम पढ़ा था। n+l के नियम में हमने ये सीखा था कि जिसके लिए n+l का मान कम होगा उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और यदि n+l का मान समान आ जाए तो फिर जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने आज पढ़ा पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो हमेशा ही क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत चक्रण के होंगे। यानी कि अगर एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले होंगे। इसी नियम को पाउली ने ऐसे कहा था कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों किसी एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। फिर हमने उसके बाद में हुंड का बहुलकता का नियम पढ़ा। तो उसने ये कहा कि एक ही कक्षक यानी कि एक ही परमाणु के अगर समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, जैसे P कक्षक का उसने उदाहरण लिया PX, PY, PZ का, तो समान ऊर्जा वाले कक्षक जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरा जाता है, फिर उसके बाद में उनका युग्मन होता है। और लास्ट में हमने ये सीखा कि अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक जो हैं वो बाकी कक्षकों से अधिक स्थायी होते हैं,
क्योंकि अर्धभरे कक्षकों के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के वितरण में सममिति होती है और विनिमय ऊर्जा का मान जो है वो अधिक होता है। ठीक है भाई, तो ये इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है और आप सीख सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और टॉपिक होगा तो वो हम इसी लेसन के अंदर अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।